Hello, good morning everyone. In the last lecture, we had talked about the concept of phase, and in the concept of phase, we had discussed about a lot of examples, and now we are coming to the example of metal solution, solid solution. We will talk about the solid solution and and the concept of phase in that respect. चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में आज फिर से. अभी भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ फेज के बारे में बात कर रहे हैं. अभी तक जितना भी एग्जांपल हमने दिया था, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल उसमें नहीं था. अब उसके बारे में भी बात करेंगे. फेज को जानने के लिए आते हैं हम इस पे माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात करते हैं. माइक्रो स्ट्रक्चर इज characterized by the number of phases present their proportion and the manner in which they are arranged or distributed. मेटालिक रिस्पेक्ट में फेज को कॉन्सेप्ट को जानने के लिए सबसे पहले हम माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. और माइक्रो स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो सबसे बेटा एग्जांपल होगा. छत को बनाने के लिए हम लोग जो टीएमटी रीबार का यूज करते हैं, थर्मोमेकेनिकली ट्रीटेड रीबार का जो यूज करते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सरिया बोलते हैं. सरिया का एक कट पोर्शन ले और इसको माइक्रो स्ट्रक्चर से उसको व्यू करें. मान लेते हैं ये हमारा एक सरिया है. ये हमारा सरिया है, टीएमटी रीबार है. टीएमटी रीबार एक पोर्शन हम यहां से कट करेंगे इसका. ठीक है. और कट करने के बाद उसको पूरी तरीके से पॉलिश करके फिनिशिंग करने के बाद उसको हम माइक्रो स्ट्रक्चर में उसका जब हम व्यू करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. इसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा होगा. ये हमारा सीमेंटाइट है, सीमेंटाइट फेस. ये जो व्हाइट पोर्शन है, लाइट पोर्शन है, जो डार्क पोर्शन होगा वो हमारा सीमेंटाइट है. जो लाइट पोर्शन है वो हमारा अल्फा आयरन है. इसी को हम फ्लोराइट भी कहते हैं. ये हमारा फ्लोराइट है. जब भी हम माइल्ड स्टील को लेकर कट करने के बाद, हमारा टीएमटी रीबार जो है एक्चुअल में माइल्ड स्टील है. माइल्ड स्टील को लेने के कट करने के बाद जब हम उसको पूरी तरह से फिनिश करके पॉलिश करने के बाद जब उसके माइक्रो स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के जरिए हम देखते हैं, कोई भी माइक्रो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सो मेनी माइक्रोस्कोप्स आर देयर, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम. तो किसी एक का माइक्रो स्ट्रक्चर का इसके माइक्रो स्ट्रक्चर को देखने के लिए कम से कम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जरूर चाहिए होगा.
ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए जब हम देखेंगे तो इस तरह का इसका क्रॉस सेक्शन दिखता है। ये जो डार्क पोर्शन है, जो डार्क लैमिला है, इसको हम सेमेंटाइट बोलते हैं, और जो लाइट लैमिला है, ये पूरी से व्हाइट नहीं होगा, लाइट कलर होगा, लाइट, इसको हम फेराइट पोर्शन बोलते हैं। फेराइट जो होता है हमारा, ये सॉफ्ट एंड वीक होता है, और इसके प्रॉपर्टी है ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। तो इस तरीके से हमारा माइक्रोस्ट्रक्चर दिखता है। तो इसमें जो है अल्फा, जो कि हम जब हम बात कर रहे हैं माइल्ड स्टील के बारे में हम जानते हैं, ये अपने आप में एक सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है, और इसमें ये आयरन प्लस कार्बन है, ये दो कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है। इस दो कंपोनेंट के दो सॉलिड सॉल्यूशन बन रहे हैं, एक सीमेंटाइट है, एक अल्फा आयरन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्फा आयरन में भी आयरन और कार्बन की जो प्रोपोर्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे, और सीमेंटाइट में भी आयरन और कार्बन की जो परसेंटेज होंगे वो डिफरेंट होंगे। वो जब हम फेज डायग्राम में बात करेंगे तो उसके बारे में हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे टू डिफरेंट फेजेस। हम जब भी फेज के बारे में पहले ही बात किए थे, तो फेज क्या है? फेज इज अ सब्सटेंस which has uniform physical and chemical composition, मतलब physical और chemical composition both should be the same throughout the substance। लेकिन यहाँ पे जब हम माइल्ड स्टील का क्रॉस सेक्शन को जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं तो पाते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो हम बाकी जब हम लैब टेस्टिंग करेंगे तो पता चलेगा। जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पता चल रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस in the way they appear। इसका जो दिखने का जो ये जो दिख रहा है, ये डार्क लैम्बडा के रूप में दिख रहा है, जो whereas अल्फा आयरन इज लाइट लैम्बडा। सो लाइट फेज यहाँ पे दिख रहा है, तो फिजिकल अपीयरेंस में ही डिफरेंस हमको दिख रहा है। और हमने बताया था कि दोनों में से किसी एक में भी डिस्पैरिटी हुआ तो उसको हम डिफरेंट फेज कंसीडर करेंगे। यहाँ हमको क्लियरली दो फेज दिख रहा है। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये था कि अनालॉजी के थ्रू जो हमने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा, होमोजीनियस मिक्सचर देखा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, प्योर एलिमेंट एंड कंपाउंड देखा, उसमें हमने देखा, वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फेज के बारे में स्टडी किया था। उसी कॉन्सेप्ट को हम मेटालिक सॉलिड सॉल्यूशन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये भी मेटालिक सॉलिड सॉल्यूशन भी अपने आप में एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर है, मोर देन वन मेटालिक एलिमेंट। यहाँ पे भी फेज बन सकते हैं। यहाँ पे हमको फिजिकल डिफरेंस नेकेड आई से हमको ये डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जब माइक्रो स्ट्रक्चर से देखेंगे तो ये डिफरेंस हमको क्लियरली विजिबल होता है। तो यहाँ पे दो फेज हम देख पा रहे हैं क्लियरली, यहाँ पे दो फेज है। तो यहीं पे हमने माइक्रो स्ट्रक्चर को डिफाइन किया कि माइक्रो स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नंबर ऑफ फेजेस। माइक्रो स्ट्रक्चर, व्हाट इज माइक्रो स्ट्रक्चर? माइक्रो स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नंबर ऑफ फेजेस, देयर प्रोपोर्शन एंड the way and the manner in which they are arranged or distributed। यहाँ पे हमने देखा दो फेज है। दो फेज के बारे में हम सबसे पहले क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय द नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट, देयर प्रोपोर्शन। हम इसके प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे, इन विच प्रोपोर्शन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड और अरेंज्ड इन द सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद हम बात करें इन द मैनर इन विच दे आर अरेंज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, किस मैनर में और किस वे में इसको अरेंज है ये। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं, इसी को एक माइक्रो स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक होता है हमारा मैक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर। तो मैक्रो स्ट्रक्चर जो हमारा है, माइक्रो स्ट्रक्चर जो नेकेड आई से जो स्ट्रक्चर हमको दिखता है वो सिंपली हमारा मैक्रो स्ट्रक्चर। जैसे कि इसका ये TMT वाज सर्कुलर, तो बाहर से हमको ये कैसा दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है, सर्कुलर इसका, और इसका कुछ पार्टिकुलर डायमीटर होगा। तो ये जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मैक्रो स्ट्रक्चर है। लेकिन whereas when it is seen it in the optical microscope, then such type of feature is seen which is not visible through the naked eye। तो इस तरह के जो फीचर हमको दिखते हैं ये माइक्रो स्ट्रक्चर है। और माइक्रो स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माइक्रो स्ट्रक्चर हमको क्या चीज पे डिपेंड करता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। और जो हमारा मेटालिक सॉलिड सॉल्यूशन बना है, इसका जो पूरा का पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसी माइक्रो स्ट्रक्चर पे डिपेंड होगा। कैसा माइक्रो स्ट्रक्चर बनेगा वैसा ही उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होने वाला है। और माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इस सब के बारे में अगर जानना है तो हमको फेज डायग्राम को थ्रू स्टडी करना पड़ेगा।
लेकिन अभी हमने फेज डायग्राम में अभी मैं नहीं गया हूँ। अभी तक जो बात कर रहा हूँ ये माइक्रो स्ट्रक्चर, इससे पहले हमने फेज के बारे में बात किया था, अभी माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब कुछ बात करते हैं आपसे। फेज डायग्राम के बारे में स्टडी करने से पहले we should know four things. First is phase, that we already know, we have already discussed about it. Then comes alloy, then comes component, which we have already discussed about it in the previous lecture. Then comes equilibrium. न्यू कॉन्सेप्ट हमारे पास आया अल्लाह। अल्लाह क्या है? अल्लाह के बारे में जस्ट अभी हमने स्टडी किया है। A combination of two or more than two metal. Alloy क्या है? Alloy is a combination of two or more than two metal. हम alloy बनाते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव बात है, तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग एन alloy, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव हमारा हमेशा alloy बनाने के पीछे यही रहता है कि हम जितने भी प्योर मेटालिक एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ डिमेरिट पाई जाती है। जैसे कि अगर प्योर आयरन की हम बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है, हम इसको एज एन इंजीनियरिंग मटेरियल यूज नहीं कर पाएंगे प्योर आयरन को। लेकिन जैसे हम इसमें कार्बन मिक्स करते हैं, कार्बन का जब मिक्सिंग होता है इसका सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे इसका सॉलिड सॉल्यूशन बनता है तो इसकी प्रॉपर्टी में काफी इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो यही वजह है कि हम लोग अल्लाह बनाने की कोशिश करते हैं। वेन जब भी दो मेटालिक एलिमेंट को मिक्स करते हैं तो ये हमारा अल्लाह बनता है और उसके प्रॉपर्टी में काफी इंप्रूवमेंट है। जैसे फॉर एज फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कॉपर और सिल्वर का जो अल्लाह है जिसको हम बोलते हैं स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर। सिल्वर की क्लोजन रेजिस्टेंस काफी अच्छी होती है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ वीक होती है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। और अगर हम इसका कॉपर के साथ अलॉय बनाएं तो क्या होता है, जो स्टर्लिंग सिल्वर है क्लोजन रेजिस्टेंस तो मेंटेन करके रखता ही है, प्लस में इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, हार्डनेस प्लस हार्डनेस जो पहले वीक थी वो बढ़ जाती है। इस तरीके से अलॉय बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल कैन बी इंप्रूव्ड। नेक्स्ट कम्स कंपोनेंट। कंपोनेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत ही अच्छा हम एग्जांपल आपके साथ लेते हैं सॉलिड। इसका एग्जांपल हमने लिया था, ये सपोज कीजिए एक वेसल है और इस वेसल में हमने वाटर रखा हुआ है और इसमें हमने शुगर को ऐड कर दिया। शुगर, ये वाटर है, हमने शुगर को ऐड कर दिया। वाटर एट रूम टेम्परेचर, वाटर एट रूम टेम्परेचर, और हमने शुगर को ऐड कर दिया। पूरी तरीके से इस ग्लास को हमने हिलाया और इस तरीके से शुगर पूरी तरह से मिक्स हो गया। हमने कुछ और शुगर डाला, पूरी तरह से मिक्स कर दिया, फिर और डाला, फिर और डाला। इस तरह से हम मोर एंड मोर शुगर ऐड करते जाएंगे। एक स्टेट ऐसा आएगा जब पूरी तरह से ये वाटर शुगर से सैचुरेट हो चुका होगा, तो उसके बाद हम और शुगर को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो क्या एक सैचुरेशन लिमिट अचीव हो जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी लिमिट, कि हम रूम टेम्परेचर पे solubility limit. What is the solubility limit? It is the maximum amount of solid which can be added in a solvent at a particular temperature. क्योंकि solubility limit can be affected when the temperature of the solution is changed. जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ये जो मान लेता हूं कि अगर मैक्सिमम सोल्युबिलिटी लिमिट अगर शुगर का एट रूम टेम्परेचर 60% है, 60% हम शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं।
ये हमारा सॉल्युबिलिटी लिमिट हो गया एट रूम टेम्परेचर। लेकिन हम जैसे ही रूम टेम्परेचर करीब 25 डिग्री सेल्सियस का अराउंड में, अगर हम जैसे ही इस वाटर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते, बढ़ा देते, मान लेते 80 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर इसका कर देता हूँ, तो फिर क्या होने वाला है, इसका इक्विलिब्रियम, तो जैसे सॉल्युबिलिटी लिमिट अचीव हो गया मींस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज द मोमेंट व्हेन देयर इज नो चेंज इन द सिस्टम एट ऑल। किसी भी टाइप का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी, जैसे कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो सकता है, मैकेनिकल फोर्सेस में अनबैलेंस हो सकता है, तो there are so many types of disturbances that can be seen in the system, but when equilibrium is achieved, no type any type of disturbances will not be seen. There will be peace in the system, there will be equilibrium in the system, no changes, no type of difference will be seen. तो एकदम पूरी तरह से पीसफुलनेस, कामनेस आ जाएगा सिस्टम में। यहाँ पे जैसे सोलिबिलिटी लिमिट अचीव कर लिया, 60% था रूम टेम्परेचर में, तो ये पूरी तरह से काम था, सिस्टम पीसफुल था, इसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं था। जो शुगर था अपनी जगह पे था, वाटर में मिक्स था। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर 80 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, तो क्या इसमें होता है, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। अब चूंकि अब इसका सोलिबिलिटी लिमिट 60% नहीं रहा, अब ये बढ़ गया, अब मोर शुगर कैन बी एडेड टू इट। जैसे ही टेम्परेचर में बढ़ा है, इसका सोल्युबिलिटी लिमिट बढ़ गया, अब और टेम्परेचर हम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिस्टर्ब कर सकता है इक्विलिब्रियम को, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये भी बात करेंगे कि व्हाट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर हम बोल सकते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर में से कोई भी एक चेंज हुआ, तो ये मान के जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। System will either depart to the left or to the right. तो यही अनालोजी को हम एक्सटेंड करेंगे। All these concepts are the concepts of 11th and 12th. We already have studied about all these things. What is phase? What is pure substance? What is equilibrium? We already have studied about all these things. But we have to extend the concept, or we have to extend this concept to the metallic system as well. एक एनालॉजी हम क्रिएट करेंगे, इसी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कहां पे, मेटालिक सिस्टम में। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, माइल्ड स्टील का माइक्रोस्ट्रक्चर देखा था। तो इसमें कुछ हमने देखा था, सीमेंटाइट और फेराइट के प्रोपोर्शन में कुछ पार्टिकुलर डिफरेंसेस था, उसमें फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस था। तो कब था, एक पार्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे था। जैसे हम उसके टेम्परेचर को 727 डिग्री से, जो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है 727 डिग्री सेल्सियस, जैसे इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को जब हम ओवरकम करेंगे, उससे ऊपर जाएंगे, तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो देयर विल बी रीअरेंजमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसका माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, देन देयर विल बी चेंज इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये है इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होगा। इज देयर एनी क्राइटेरिया फॉर दिस? यस, देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। और वो क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया है डेल्टा जी। क्या है, डेल्टा जी। डेल्टा जी, व्हाट इज डेल्टा जी? चेंज इन गिव्स free energy. This is entirely a thermodynamic concept. We will not go behind this concept, but we have to use. But what we have to do? We have to use this only. We will not go behind it because it is a completely a thermodynamic concept, and we will not go thermodynamics. Otherwise, the lecture which we are right now doing will be destroyed. So, just we will use this criteria. What is the criteria? Delta G must be negative. Delta G must be negative. If delta G of the system is negative, then the system will depart from the equilibrium. When delta G is 0, the system will be at equilibrium. When delta G is negative, then there will be a spontaneity. If reaction
will be spontaneous. Changes will be spontaneous. It will automatically happen. No external agency will be required in this case. और हमने जब हम फेज डायग्राम आगे कार्बन फेज डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो अपने आप में एक मेटास्टेबल फेज है। मेटास्टेबल फेज डायग्राम है। कैसे मेटास्टेबल फेज डायग्राम? कि इंटायरली ये कभी इक्विलिब्रियम में आता ही नहीं है। देयर इज एन इनफाइनाइटेसिमल चेंजेस इन द सिस्टम थ्रू आउट द टाइम। उसके बारे में हम फर्दर जब हम फेज डायग्राम आगे कार्बन फेज डायग्राम में आएंगे तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि व्हाई दिस इज ए मेटास्टेबल फेज डायग्राम, क्योंकि पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में कभी आता ही नहीं है। Right now I will talk about the copper nickel phase diagram. So there are three types of phase diagram: binary, phase diagram, ternary phase diagram, quaternary phase diagram. So there are three types of phase diagram: binary, ternary, and quaternary phase diagram. On what basis we have divided the phase diagram? On the basis of component, number of component. In case of binary, two components will be there. Number of component will be 2. In case ternary, 3 components will be there. In case of quaternary phase diagram, 4 components will be there. Binary phase diagram is very easy to make you understand. Very easy understandable. But ternary phase diagram, quaternary phase diagram is very much difficult. It is very difficult to plot quaternary or ternary phase diagram on the 2D. When you have to do a ternary and quaternary phase diagram, then you will need 3D surface. That will be very much difficult. So for right now, we will discuss about binary phase diagram only. There are so many types. There are so many binary phase diagrams. So out of all those phase diagrams, first of all, we will discuss about copper nickel phase diagram. Copper nickel phase diagram. कॉपर निकेल फेज डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हम कॉम्पोजिशन को रखेंगे। कॉम्पोजिशन परसेंटेज, वेट परसेंटेज में एक्स एक्सिस पे हमारा होगा, और ये हमारा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, जो वाई एक्सिस पे हमारा होने वाला है। टू 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 and so on. ये टेम्परेचर जो हमारा है 1085 डिग्री सेल्सियस है,
और ये हमने क्या लिया, हमारा है 1453 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये हमारा लिक्विड फेज है, ये अल्फा फेज प्लस लिक्विड फेज एंड देयर इज अल्फा फेज ओनली। यहाँ पे हमने कॉपर लिया है और ये निकेल है। 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड सो ऑन। जब हम प्योर कॉपर के लिए, व्हेन वी टेक प्योर कॉपर and try to melt it, when we increase the temperature of the copper, then what happens, pure copper will melt